आज का दंगल जम्मू कश्मीर में हुई भयानक आतंकवादी वारदात पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकवादियों ने कल रात अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों की हत्या कर दी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के शिकार सभी लोग गगनगीर से सोनमर्ग तक बन रहे ऑल वेदर टनल प्रोजेक्ट के अधिकारी कर्मचारी थे। मारे गए लोगों में 6 बाहरी और जख्मी लोगों में 1 शख्स जम्मू कश्मीर से बाहर का रहने वाले थे। मतलब यह वारदात पूरी तरह से टारगेटेड किलिंग की घटना थी। वारदात के बाद आतंकवादी भागने में भी कामयाब हो गए और अभी तक उनकी तलाश चल रही है। खबर आ रही है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के लश्कर और जैश के सूडो फ्रंट टीआरएफ के आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और आज तक को खबर मिली है कि टीआरएफ के फाल्कन स्क्वाड ने अब जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग की वारदात में तेजी लाने की साजिश रची है। इसके लिए आतंकवादियों की ऑनलाइन भर्तियां तक की जा रही हैं। इन आतंकवादियों को आधुनिक और खतरनाक हथियार मुहैया कराए जा चुके हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात करने वाले दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह जम्मू कश्मीर में 1 साल के भीतर टारगेट किलिंग की 12 घटनाएं हो चुकी हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 370 मुक्त कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कब लगाम लगेगी। जिस तरह हर टारगेट किलिंग की घटना में स्थानीय मददगारों का हाथ होने की आशंका सामने आ रही है, तो क्या जम्मू कश्मीर हुकूमत दहशतगर्दों के मददगारों पर लगाम लगा पाएगी? और एक सवाल यह भी कि टनल प्रोजेक्ट पर हमले के पीछे देश के दुश्मनों की क्या साजिश हो सकती है? जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने की तमाम तदबीर नाकाम नजर आती है, जब ये जमीन आज भी मासूमों की चीखों से दहलती है। आतंकवादी बहुत गंदे मेरे पापा को मार दिया। ये चीखें, ये आंसू, ये अथाह दर्द उन सियासी दावों के ऊपर सवाल हैं जो हुक्मरानों ने हिफाजत के नाम पर बिखेर रखे हैं। क्या 370 युक्त और क्या 370 मुक्त? ना तो घाटी की तकदीर बदली न तस्वीर। आज भी जन्नत में जुलूसे मातम का शोर सुनाई देता है। क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। ये सवाल सिर्फ बडगाम के डॉक्टर शहनवाज के बेटे का नहीं, हिंदुस्तानियों की हिफाजत का है, जिसे दहशतगर्द लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस साल के 10 महीनों में ये 6ठी वारदात है जब गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों की हत्या कर दी, 5 लोगों को जख्मी कर दिया। मृतकों में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और बिहार तक के लोग शामिल हैं और ये वारदात उस जगह हुई जहां गांदरबल को सोनमर्ग से जोड़ने वाला टनल बन रहा था। श्रीनगर से लेह जाने वाले नेशनल हाईवे के पास गगनगीर नाम के इलाके में एक टनल बन रही है। जेट मोड़ नाम की इसी जगह पर शाम करीब 7:30 बजे के बाद आतंकवादियों ने मेस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को रात में ही घेरा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जो सुबह तक जारी रहा। ये वही लोकेशन है जहां टनल का काम चल रहा था, जेड मोड़ टनल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टनल है और ये टनल ऑल वेदर कनेक्शन बनाएगी गगनगीर से सोनमर्ग तक। इसकी इनॉग्रेशन होने वाली थी और ये जो नॉन लोकल लेबरर्स थे, ऑफिसर्स थे, ये मेस के बाहर थे जब उन पे अटैक हुआ।
हमने लोगों से यहां बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन 100 से 150 जो है फायर हुए और इसमें 7 लोग जो है मारे गए हैं, इनमें से 5 नॉन लोकल हैं। इस आतंकवादी हमले में वैसे तो 3 राज्यों के 7 लोग मारे गए हैं, लेकिन उनमें 5 बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। इस हमले में बडगाम के रहने वाले डॉक्टर शाहनवाज, जम्मू के कठुआ के रहने वाले शशि अबरोल, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरमीत सिंह, बिहार के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम की मौत हो गई, जबकि कठुआ के रहने वाले मोहन लाल और जगतार सिंह, कंगन के रहने वाले फैयाज अहमद लोन और बिहार के रहने वाले इंदर यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इलाज के लिए शेरे कश्मीर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं। गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों की हत्या के पीछे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे टीआरएफ सरगना की शक्ल में लश्कर के आतंकवादी शेख सज्जाद गुल ने लोकल मॉड्यूल के जरिए ये वारदात कराई है। पता चला है कि पिछले 1 महीने से लोकल मॉड्यूल इस इलाके में रेकी कर रहा था। लश्कर तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए। खुफिया एजेंसियों के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अटैक में लश्कर और जैश के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट का हिट स्क्वाड, जिसे फाल्कन स्क्वाड कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद टारगेटेड किलिंग की बड़ी साजिश रच रहे हैं। फाल्कन स्क्वाड के आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती की जानकारी भी मिली है। पता चला है कि आतंकी स्क्वाड और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर हमले की फिराक में है और इस नए आतंकी मॉड्यूल के पास बड़े हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंच चुकी है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गांदरबल में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एलजी से लेकर विपक्षी दल के नेताओं तक सबने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में 370 से आजादी के बाद विकास की नई गाथाएं लिखने का दावा किया गया था, वहां का एक कड़वा सच ये भी है कि गांदरबल में 20 अक्टूबर को 7 लोगों की हत्या कर दी गई। शोपियां में 18 अक्टूबर को बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। राजौरी में 22 अप्रैल को मोहम्मद रजाक नाम के शख्स की आतंकवादियों ने हत्या की। अनंतनाग में 17 अप्रैल को राजू शाह नाम के बिहार के रहने वाले मजदूर की हत्या की। शोपियां में 8 अप्रैल को दिल्ली के कैब ड्राइवर परमजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। श्रीनगर में फरवरी में पंजाब के रहने वाले 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई। और तमाम आतंकवाद विरोधी अभियानों और आतंकवादियों के खात्मे के बावजूद न तो सरहद पार से आतंकियों की मदद पर लगाम लगी है और न घाटी में आतंकवादी वारदात थम रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। जफर इस्लाम जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सबसे बड़ी हो जाती है जब जम्मू कश्मीर में आतंक की बात आती है। तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है जम्मू के पूरे क्षेत्र में, कश्मीर के पूरे क्षेत्र में। वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष सुरक्षा की मौजूदगी जरूर नजर आती है, लेकिन इस तरीके से आतंकी बेधड़क बेखौफ घुस आएंगे और गोलियों से भूनना सबको शुरू कर देंगे, तो फिर यह सबके लिए बहुत ज्यादा चिंता है, पूरे देश के लिए चिंता का सबब है इस समय। श्वेता जी, बिल्कुल ये चिंता का सबब है। और जो आतंकवादी वहाँ पर आतंकवाद मचाया है उन्होंने, और उसमें जो परिजनों की जान गई, उसका बहुत दुख है। ये बहुत दुखद घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन सारे परिवारों को जिन्होंने अपने अनमोल रतन को खोया है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, इसलिए कि ये वाकई एक दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके बाद मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आतंकवाद जिस तरह से
खत्म हुआ 10 सालों में बिल्कुल ना के बराबर वहां पर आतंकवाद हो गया। घटनाएं आप देखिए, जो कैजुअलिटी होती थी, जितना आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसमें बहुत बड़ी कमी आई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस तरह से तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, और जो निवेश हो रहे थे। आज देखिए जम्मू कश्मीर में 5 पैसा नहीं डालते थे लोग, वो आज 5,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये समझ में आता है कि एक तरफ निवेश हो रहा है, एक तरफ टेररिज्म को खत्म करके टूरिज्म को डेवलप हमने किया। लाखों पर्यटक आने लगे, करोड़ों पर्यटक आने लगे उस धरती पे जो स्वर्ग की तरह थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे तत्व हैं, एक तो पाकिस्तान और टीआरएफ हो, पाकिस्तान के जो लश्कर तोयबा हो, इस तरह के आतंकी संगठनें जो है वो नहीं चाहते कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई कश्मीर में, जिस तरह से जहां पर एक आदमी वोट देने के लिए नहीं आता था, उस जगह पर पुलवामा जैसे जगह पे 1% वोट नहीं होता था, वहां 40% वोट हुए। और ऐसी कई ऐसे जगह है जहां पर 60-70% वैली में वोट हुए। उससे समझ में आता है कि आतंकवाद पूरे तौर से वहां खत्म होकर कागार पर था, और वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो रही थी और हो ही है। उससे वैसे तत्वों को, जो आतंकवादी तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक डर सा माहौल हो गया कि यहां तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आतंकवाद का खत्म होना ही है। इस पूरे घटना पे आदरणीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल वाजे कर दिया है कि चाहे वो कोई भी हो, बाहरी हो, अंदरूनी हो, कोई भी हो, आतंकवादी है, आतंकवादी हमारे नजर में है, और उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़े तरीके से उसको निपटाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अहम बात है कि देखिए वहां पर एनआईए की टीम लगी है, वहां पर और भी सेंट्रल एजेंसीज की टीम लगी है, आर्मी, मिलिट्री, सारे चीजें पूरे तौर से कॉर्डन कर दिया गया है। आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी तरह से भी हो। और ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मॉड्यूल इस्तेमाल करे, जिसका जिक्र आपने किया कि लोकल मॉड्यूल, फॉरेन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल, हम किसी मॉड्यूल को बख्शेंगे नहीं। अगर उसका कोई यहाँ पर कोई भी सपोर्टर होगा उसको नहीं। लेकिन एक चीज को मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, और उनके बाकी और भी लोगों को, आतंकवाद को आतंकवाद कहिए। नहीं तो आज तो जो फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो बात आई है, वो उससे पहले मैं जरूर जफर इस्लाम जी ये कहूंगी कि देखिए बहुत कुछ बदला है, लेकिन जैसा कि हमने कहा आतंकवाद का सिर्फ चेहरा बदल रहा है। नहीं देखिए, टारगेटेड किलिंग्स जिनकी शुरुआत हुई थी, पत्थरबाजी पर अंकुश लगा है, पर सुरक्षा बलों पर आक्रमण बढ़े हैं। हमने जो चीजें प्रत्यक्ष हैं जफर इस्लाम जी, और इसका सामना ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, इसका सामना किया जा रहा है, पर जो हकीकत है वो है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं श्वेता जी, देखिए मैं इस बात को वाजे तौर से कहना चाहता हूं आपके चैनल में, जो लोग सुन रहे हैं, कश्मीर के लोग भी और देश के जो लोग भी, कि आतंकवाद को मिलिटेंट अटैक नहीं कहना है, टेररिस्ट अटैक कहना है। टेररिज्म है तो टेररिस्ट अटैक कहना, और उस टेररिज्म को उसी तरह से डील करना हमें आता है, हमारी सरकार को आता है। और वो चीज उनको भी समझना चाहिए, वहां की सरकार को, कि ये मिलिटेंट अटैक नहीं कह सकते इसको, ये मिलिटेंट नहीं, टेररिस्ट अटैक है, और उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। हम इस चीज को डिफरेंस दोनों में जो है उसको समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है। और साथ साथ ये कहना, जो पत्थरबाजी बनी है वहां पर टूरिज्म भी बढ़ा है, और आप देखिए कैजुअलिटी बढ़ी है। मैं उन चीजों से इत्तेफाक रख रही हूं, लेकिन जो सच है वो सच है ना जफर इकबाल जी। अब ये भी है ना कि पीर पंजाल के दक्षिण में हमले बढ़े, ये बात भी एक हकीकत है। जिस तरीके से सेना को, सीआरपीएफ को, सबको निशाना बनाए जाने की शुरुआत हुई, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आपके कोविड के लॉकडाउन की भी रही। 370 के बाद भी जो परिस्थितियां हमने देखी, उसमें बहुत अलग अलग चीजों का रोल रहा। देखिए जो अच्छा है उसको श्रेय दिया जाएगा, पर जो नहीं हो पा रहा है उसके बारे में बात तो होगी। लेकिन मैं इमरान काजी जी को भी जोड़ लेना चाहती हूँ। जफर इकबाल जी आते हैं आपके पास लौटकर। इमरान काजी जी, अब जो जफर इस्लाम बोल रहे हैं, जो जफर इस्लाम बोल रहे हैं कि एनसी हो चाहे पीडीपी हो, आतंकवाद को आतंकवाद बोलना पड़ेगा। आज फारूक साहब ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है, पर उससे क्या बात करें उस देश से जो कि केवल और केवल आपके बारे में बुरा ही सोचता। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले ये जो दर्दनाक हादसा कल हुआ गगनगीर सोनभद्र एरिया में,
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको स्ट्रांगली कंडेम करती है। इससे हमें कुछ चीजें जरूर जाहिर होती है कि आतंकवाद का कोई दीन धर्म नहीं। हम लोगों को ये समझना चाहिए सबसे पहले, किसी पे भी एलिगेशंस लगाने से पहले, ये पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएंगे, इसको उस लिहाज से नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि ये इस एक्शन से, ये जो कल वारदात वहां पे हुई है, इससे ये पता चलता है कि टेररिज्म का कोई दीन धर्म, कोई जात पात नहीं है। दूसरी चीज, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो कल वारदात हुई है, जिन लोगों ने भी ये कराई है वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, जो यहाँ की पीस, हार्मनी और डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। तीसरी चीज, जो लोग ये कहते थे कि 370 की वजह से यहाँ पे आतंकवाद है, ये जितनी भी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे हुई, जम्मू में हुई, कठुआ में हुई, आज आप कल देख रहे हैं सोनमर्ग गगनगीर में हुई, इससे यह दर्शाता है कि 370 का और आतंकवाद का कोई रिलेशन था ही नहीं और ना कोई रिलेशन है। 370 एक सिक्योरिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई थी जम्मू कश्मीर को। एक चीज हमें और समझने की इसमें जरूरत है, यहां का जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस, पीस, इसको कोई भी खराब करने की कोशिश करेगी तो हमें उम्मीद है कि इस वक्त यहाँ के जितने भी पावर्स है, सिक्योरिटी के पावर्स है, होम के पावर्स हैं, वो सारे यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। वो उसके ऊपर एक अच्छा एक्शन लेंगे और हमें उम्मीद है कि जितनी भी फैमिली इससे इफेक्टेड हुई हैं, जिनका भी ये नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने लाल खोए हैं इस टेररिस्ट अटैक में, उनको कंपनसेट किया जाएगा और उनको, हर घर को नौकरी और उनके रोजगार का ध्यान रखा जाएगा। बाकी रही फारूक साहब की बात, फारूक साहब ने जैसा आज कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसको मैंने देखा आज मैं जनरल 370 को जस्टिफाई करने की बात एक तरफ है, उस पर मैं आऊंगी। पहले एक बड़ी खबर दे देते हैं कि गगनगीर आतंकी हमले में इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ऐलान किया गया है कि मृतकों के परिजनों को तुरंत मदद दी जाए। कंपनी जो है जिसके लिए काम कर रहे थे सब, उनकी तरफ से कुछ मदद का हिस्सा है और साथ में सरकार की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा का प्रधान गृह सचिव को निर्देश है, एपीसीओ कंपनी फौरन 15 लाख रुपए की मदद देगी और साथ में सरकार की तरफ से भी एक मदद की राशि होगी और 5 साल का वेतन, बीमा राशि भी उन सभी को जो पीड़ित हैं उन सबके परिवारों को दी जाएगी। गगनगीर आतंकी हमले में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इमरान काजी जी, अभी बोलते हुए 370 की बात आपने जरूर की, अभी मुझे लगता है कि सरकारों को और सुरक्षा बलों को इस समय किसी इस घटना का इस्तेमाल किसी चीज को जस्टिफाई या सही साबित करने में या गलत साबित करने में करने से बेहतर होगा कि टारगेट किलिंग्स पर किस तरीके से अंकुश लग सकता है। अजय कुमार जी, बहुत सारी चीजें हुई हैं इस सब के बीच में, जिसमें एससीओ का एक समिट भी हुआ जहां बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। बातचीत हमने बंद कर दी, किसी भी तरह का हम सरोकार रखने की नहीं रखने की बात करते हैं, लेकिन उस सब के बीच अगर इस तरीके के हमले चलते रहे, क्योंकि ये ऐसी किलिंग्स होती हैं जिन पर अंकुश पूरी तरीके से बहुत कठिन है अगर जड़ तक न जाए। देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे दोस्त सैयद जफर इस्लाम जी इसको पॉलिटिकल कलर ना देके कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबसे मजबूत है, इस तरह के जो है टिप्पणी करना सबसे जो है मुझे लगता है कि अनुचित है और गलत है। फैक्ट है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना एक आसान काम नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो, और सबको जो है, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में कि हर आदमी को जो है ना अपने आप को तिरंगा में लपेटने के चक्कर में दूसरे को नीचे दिखा करके जो माहौल को खराब कर रहे। अब सैयद भाई बता रहे थे कि हमसे 10 साल से बहुत अच्छी बात हुई, तो हम, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी तो मैं इसलिए मैं पॉइंट्स दूंगा। 2019 से जो है 150 लोग की मौत हुई, 20 में जो है 145, उसके आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो मैं इस बार इसको जो पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि जफर भाई इससे इंपॉर्टेंट 35 लोग थे, 2020 में 140 लोग थे, 2021 में 153 थे,
2022 में 151 थे। ये सब आंकड़े जो हैं ये आंकड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग खराब है कि वो खराब है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम तो पहले हम भारतीय पुलिस सेवा में थे, तो हम ये मान के जा रहा हूं कि ये जो है पाकिस्तान के जो हाथ है या इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जम्मू एंड कश्मीर में ये चुनौतियां हमेशा रहेगी। और हर एक राजनीतिक दल को ये सुनिश्चित करना है कि ये इनके काम ये निकम्मे हैं या इसके चलते जो आतंकवादी घटना बढ़ रही है, हम लोग को ये सब बंद करना चाहिए। पहले तो अफसोसजनक है, मुश्किल काम है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कोई भी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा, ये बड़ बोलापन सर थोड़ा छोड़ दीजिए। बोलिए ना कि इस मुश्किल काम है और हम मानते हैं, देश की सुरक्षा की बात है, ये सबके लिए बड़ी चुनौती है और सबके लिए मुश्किल काम है, कोई भी सरकार हो। और इसका जो है ना आसान कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मान लीजिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर काम कहीं पर चल रहा है, एकांत जगह पर चल रहा है, हर जगह पर जो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, टनल का जो बन रहा है या पुल बन रहा है या जो भी हो, कहीं पर भी काम हो रही है, तो वहां पर आपको परमानेंट सिक्योरिटी देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक क्वेश्चन ये है सरकार की तरफ से, हम पहले तो क्या कर सकते हैं जिनकी ताकि जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। 15 लाख वगैरह की बातें हुई, हम सरकार से अनुरोध करेंगे हर एक जो है इस तरह के काम में जो लोग इस तरह के काम में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या ऐसी प्रकार के जो बाहर से लोग आ रहे हैं या कोई भी लोकल लोग भी, 1 करोड़ का तो इंश्योरेंस जफर भाई आप अपने सरकार को बोलिए, उससे क्या होगा, खर्चा ज्यादा नहीं है। ये 15 लाख 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला, परिवार तो बर्बाद हो गया। दूसरी बात है, आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेटिंग ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप देख लीजिए एक डॉक्टर जो है शाहनवाज जी मरते हैं, उसमें बिहार के 4-5 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के और एक सिख के और बाकी मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग। तो पॉइंट है कि हमारी जो राजनीति है जहां तक आतंकवादी घटनाओं की है, ये हमारे लिए भी लागू है, इनके लिए भी लागू है। किसी को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, सबके रिकॉर्ड जो है सबकी जो है इतिहास जो चुनौतीपूर्ण है और सबको जो है एक ही शब्द में साथ में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिकॉर्ड जो है ना जफर भाई, पिछले 5 साल से तो मैं आपके पास भी वो रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया खत्म किया, ये चुनौती है और ये आसान नहीं है। हम बोल रहे हैं ये आसान नहीं है, तो सब लोग को बैठ करके एक दूसरे के ऊपर जो है ना फजीयत नहीं करने की आवश्यकता है, इसको समाधान करना है और सरकार को सपोर्ट करना है। और सरकार, एक मिनट जफर भाई, फिनिश। तो श्वेता जी, सरकार को, सभी विपक्षी दल को, सबको साथ में कॉन्फ्रेंस लेकर के एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल रिस्पांस, खास तौर से कश्मीर में टेररिस्ट के तरफ, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सरकार हो। इस तरह का तूतू मैम में क्या हो जाता है, इस तूतू मैम में हम लोग एक दूसरे को जो फिर ये पुलिस और जो कम से कम देश के दुश्मन के सामने आपको डिवाइडेड नहीं दिखना चाहिए। एकदम और मैं इनके सॉरी मैं एक ही बात 10 सेकंड का जवाब जफर भाई, 1 सेकंड, आई जस्ट फिनिश इट। यार आप अच्छे थे, हम अच्छे थे, हम जो है पहले 86 से पहले दिखाएंगे बहुत कम था, इससे बर्बादी के रास्ते पर हम जा रहे हैं। वी मस्ट ऑल एग्री, हम सब लोग एक सहमति करें कि इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे, चुनौती है, हम मानते हैं। अगर हम समझदारी से करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा के चलते ये सब हुआ है, हम कभी नहीं कहेंगे और गलत भी होगा। अजय जी, दिक्कत ये है ना कि नेता, बहुत सारे नेता एक जैसे नहीं सोचते हैं ना, उसमें ही अलग अलग जुबान हो जाएंगे। लेकिन जफर जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सुशांत जी और जनरल कुलकर्णी के पास। बिल्कुल उन दोनों के पास भी आपको जाना, बट बहुत संक्षेप में 2 सेकंड में जवाब दे रहा हूं कि अजय जी के, डॉक्टर अजय जी की सुझाव जो है बहुत उपयोगी सुझाव है। लेकिन ये सुझाव उसी वक्त उपयोगी हो सकती है जब अपने दल के अंदर में इस बात को प्रोपोगेट कर पाए कि चाहे राहुल गांधी जी हो, देश के बाहर जाके देश के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में धज्जियां उड़ाने से अच्छा है कि देश के अंदर पार्लियामेंट है उसमें बातें रखें। चाहे उनके बड़े लीडर्स हैं वो उसको पॉलिटिसाइज करना चाहे, हमने अपने पूरे शुरुआती कमेंट्स में कोई पॉलिटिसाइज नहीं कि किसी पॉलिटिकल को पार्टी को दोनों तरफ से होगा। मैंने इतना आग्रह किया, क्या एक नई सरकार है वहां पर, उसके इतना आग्रह किया, जरूर किया कि आतंकवाद को आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है सरकार की, उसमें पूरे तौर से आपका साथ होना चाहिए। लेकिन आतंकवाद को आप मिलिटेंट एक्ट बोलिएगा तो आपका जो सपोर्ट हमको हिंदी में तो आतंकवादी बोला जाएगा और आतंकवादियों को, ठीक है।
अब सुशांत सरीन जी, मिलिटेंट एक्ट जिस तरह से जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कमोवेश बात एक ही कह रहे हैं आप लोग कि एक ही सुर में बोलना चाहिए। सुशांत सरीन जी, केवल इतने से काम चलेगा क्या? हम इसका रीजन माने, आतंकी आते हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगे हुए लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। एससीओ की एक बैठक अभी हुई है जहां पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ही प्यार भरी बातें कही गई हैं। आज ही देखिए प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने गए हैं। पता नहीं इसमें कितनी चीजें, कितना सोच होता है और कितना ये टारगेटेड किलिंग्स केवल ये होता है कि चलो डरा दो, बस दिखा दो कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होना है, यहां पर बाहरी लोगों का, कश्मीर से बाहर के लोगों का आना मना है, यहां पर हिंदुओं को हम टारगेट करेंगे। लेकिन हालांकि मुस्लिम भी मरे हैं, कश्मीरी भी मरे हैं, जम्मू के लोग मरे हैं, पंजाब के मरे हैं, बिहार के मरे हैं, सब पर प्रहार है। सुशांत सरीन जी। श्वेता, प्रहार तो भारत के ऊपर है और भारत के सारे ही निवासी मारे गए हैं इस हमले में। लेकिन देखिए, अगर मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, एक तो ये सॉफ्ट टारगेट था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वहां पर कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए ये आतंकी आ गए, गोलियां चला दी, 7-8 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया, तो अपने आप को बहुत बड़े मुजाहिद समझते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन सबको और इनके आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हैं। और अगर ये लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके के हमले करके भारत में या कश्मीर के अंदर जो प्रोग्रेस चल रही है या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हों, उसके ऊपर कुछ असरअंदाज हो पाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये कोशिश करके देखते रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजय जी की बातें काफी हद तक ठीक थी, लेकिन जब आंकड़े बताते हैं तो सिर्फ 2019 के बाद की बताते हैं। आप 2019 से पहले के भी बताइए ना, तब तो कोई तुलना हो सकती है। लेकिन बट दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। द बॉटम लाइन यही है कि देखिए, आतंकवाद ऐसे इमीडिएटली तो खत्म नहीं होगा। जहां तक एससीओ के सम्मेलन की बात थी, ये देखिए श्वेता जी, मेरे को माफ करिएगा, लेकिन ये जो भारत के जो मीडिया कर्मी है ना, ये उनको ज्यादा वो थी, एक उत्साहित हो रहे थे कि जी हम लोग नवाज शरीफ से मिल लिए, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए। नवाज शरीफ की औकात क्या है, उसके पल्ले क्या है? उन्होंने 4 चीजें बोल दी। हमारे यहाँ पर जो पत्रकार है वो बहुत खुश होकर ढोल बजाने शुरू कर दिए कि जी पाकिस्तान में माहौल बहुत अच्छा है। ये तो पहले दिन से ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। उसका क्या मतलब है? और जिस बारी जब ये ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान में, जब आपको इस तरीके का संदेश दिया जाता है, तो साथ ही साथ एक आतंकी संदेश भी दे दिया जाता है। तीसरी चीज ये श्वेता जी, देखिए, एक गांदरबल में हुआ है उसी दिन जिस दिन एक बहुत सक्सेसफुल मैराथन रेस का आयोजन हुआ, और उससे चंद दिन पहले कश्मीर के अंदर एक बड़ा क्रिकेट का एक महोत्सव, एक लिहाज से आप मान सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी वहां पर गए, वो सब कुछ हुआ। एक नॉर्मल सी की जैसे ही फिजा बननी शुरू होती है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ती है। गांदरबल में शायद इसलिए भी क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो शायद वहां पर भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे श्वेता, अगर हम आतंकवाद की बातें करते हैं, ये बात जरूर सही है कि जो जम्मू का क्षेत्र है उसमें पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए हैं, और एक लिहाज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर शिफ्ट हुआ है आतंकी हमलों का। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी अगर हम ये मान लें कि आतंकी जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, मेरे ख्याल वो एक ओवर स्ट्रेच है। वो एक बार वो अपने आप को एक तरीके से रीइन्वेंट करके कोशिश यही करते हैं कि वो दिखाएं, डराएं लोगों को। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है जनरल कुलकर्णी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया से शुरुआत करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के आसार हैं। कल से रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। संभावना है कि पीएम मोदी कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें कर सकते हैं। इससे पहले भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत और चीन लद्दाख में एलएसी पर सेना की गश्त को लेकर एक अहम समझौते पर पहुंच गए हैं। चीन पहले कह चुका है कि कजान के ब्रिक्स सम्मेलन से ग्लोबल साउथ के लिए शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। हालांकि थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मना नहीं किया और कहा कि ऐसा होता है तो बता दिया जाएगा।
This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines. We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. और चीन को लेकर एस जयशंकर का भी एक बड़ा बयान आया है, उस बयान को भी हम सुना देते हैं। टकराव आसान नहीं होगा, भारत और चीन का अपना अपना नजरिया है। जनरल कुलकर्णी, आज डेप्सांग और डेमचौक को लेकर जो बात आज कही गई विदेश सचिव की तरफ से, ये एक बड़ी कामयाबी है। एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की उस घटना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में कम से कम जो दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध, और डेप्सांग में तो आज से नहीं 2013 से जो गतिरोध बना रहा, उसको अगर एक सोल्यूशन के तौर पर हम पहुंचते देखते हैं, ऐसे माहौल में क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात एक अच्छा संकेत दे रही है इस समय? श्वेता जी, मुझे लगता है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन है और दोनों नेता मिलेंगे, टॉप लीडर्स, ऐसे नहीं होना चाहिए कि माहौल खराब हो। और जिस प्रकार से रशिया में हो रहा है, और पुतिन खुद भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो है वो संबंध अच्छे हों, उस हिसाब से मुझे लगता है ये जिस प्रकार से अभी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का माहौल है, और खासकर डेप्सांग और डेमचौक के बीच में, जिससे कि कम से कम पेट्रोलिंग जो है, तो मेरा ये मानना होगा कि जब तक हम स्टेटस को एंटे पे नहीं जाएंगे, अभी बहुत जल्दी है, पूरा पता नहीं चला है क्या है। सही बात है, अभी डिसएंगेजमेंट की बात है, देखना है कि किस म्यूचुअल आप पेट्रोलिंग पर अग्री करके दोनों देशों की सेनाएं। अब खैर, मैं जम्मू कश्मीर की खबर पर लौटकर आपसे जानना चाहती हूं कि ये टारगेटेड किलिंग से डील करने का तरीका, कहां पर गलती हो रही है, कहां चूक हो रही है, क्यों इस तरह की घटनाएं नहीं खत्म हो रही हैं? जनरल कुलकर्णी। श्वेता जी, बात यह है कि ये जो आर्टिकल 370 को हम लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो एक उनका अपना अपना स्टैंड है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 का ये जो इट वाज सोइंग द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म, और जब वो हट गया है ये जो एक तरीके से, तो उसके ऊपर सब पार्टियों ने मानना चाहिए कि आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड, देयर शुड बी नो डाउट। इमरान काजी जी, बहुत मुश्किल होता है कि लोगों के मन में भी भरोसा आए। एक तो जब पर्यटकों के ऊपर, मतलब जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो बाहर से जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है, वो मजदूर जो अपने घरों को छोड़कर आकर यहां पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमला होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से क्या आपको लगता है कि उन लोगों को मुआवजे के साथ साथ देश को एक आश्वासन की जरूरत हो जाती है इस समय कि सब सेफ रहेंगे वहां पर, जो भी आए? देखिए श्वेता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में पीस रहे और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को हमेशा जिंदा रखा जाए। आप देखेंगे कभी भी 90s के दौर में जब आप देखेंगे यहाँ पे दहशत का माहौल था, लोग घरों से निकलने डरते थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं थे, रोड नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन हालातों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक तंजीम थी जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए निकली थी। उसके लिए जितनी कुर्बानियां, हजारों वर्कर्स की कुर्बानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। हमारी कभी कोशिश नहीं रही है कि यहाँ पे कोई माहौल खराब हो। हमने हमेशा तरक्की को और अमन को बढ़ावा देने की कोशिश की है हमेशा। और आज भी देखिए, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है लोकल नॉन लोकल की नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आतंकवाद जो है इसका कोई दीन धर्म नहीं। आप देखिए, जब उन्होंने वहां पे गोलियां चलाई, क्या वो वहां पे उनको पता था कि यहाँ पे एक डॉक्टर कश्मीरी भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी कोई है? उनके लिए कोई दीन धर्म नहीं है, उनके लिए कोई जात पात नहीं है। यहाँ पे आतंकी ने आतंक फैलाना है और यहाँ की पीस को। और वो जो एक देखेंगे जहां पे वो काम चल रहा था, वो एक ब्रिज बन रहा था जो 6 महीने एरिया कट ऑफ रहता है बाकी एरिया से। जब वहां पे बर्फबारी होती है, वो एक की प्रोजेक्ट है वहां के लिए, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि ये किसी भी तरीके से तैयार होना चाहिए।
उस चीज को रोकने की कोशिश की है आतंकवाद ने वहां पे। नहीं, और सईद जफर इस्लाम, ये बहुत बहुत एक गंभीर वो है, डेवलपमेंट है। जी कंप्लीट कीजिए। और मैं देख रहा हूं कि आज भी भाजपा के लोग इसको पॉलिटिसाइज करने से नहीं चूक रहे हैं। इन चीजों पे मैंने पहले भी कहा, इन चीजों पे पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। 370 की बात तो आप भी लेकर आए ना। देखिए, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिसाइज आप लोग दोनों कर रहे हैं। आपने भी कहा कि देखो ये तो दिखा रहा है कि आतंकवाद नहीं खत्म हुआ है यहाँ पर, तो आप भी तो कर रहे हैं, तो उतनी नहीं, हम ये लोगों को, देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, जो एक कंसेप्ट क्रिएट किया गया है पूरे मुल्क में कि यहाँ पे जो आतंक हुआ था वो 370 की वजह से था। और मैं भाजपा के लोगों को एक चीज से बड़ा हैरान हूं कि जब ये जम्मू कश्मीर से बाहर बात करते हैं जम्मू कश्मीर आतंकवाद के लिए, तब ये पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं, और जब ये जम्मू कश्मीर में आते हैं आतंकवाद की बात करते हैं, तब ये अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए जफर इस्लाम जी। देखिए, बदलते हुए समय में अगर उनका भी मानसिक संतुलन बदल रहा है और उनकी सोच बदल रही है, तो जाहिर है कश्मीर को उसका फायदा होगा। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर जो पहले था वो कश्मीर अब रहा नहीं। इनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहां विकास के लिए जगह है, वहां के लोगों के जो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए जो हमारी सरकार कमिटेड है और उस सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है, उसके साथ मिलजुल कर आपको भी उनके लिए काम करना पड़ेगा। अब तक की सरकारें क्या करती थी, वहां जो 370 से पहले के जो बार बार आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो अपने लिए जीते थी, जनता के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, वो सिर्फ परिवार के लिए जीती थी। इसलिए उसका फायदा कोई हिसाब किताब नहीं। अब हर पाई का हिसाब भी होगा, जनता को जो मिलना है उसका भी हिसाब होगा, और जनता के भलाई के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वेलफेयर स्कीम जाती है उसका भी जो फायदा जो हो रहा है। कश्मीर में बहुत दौरे किए हैं मैंने, बेइंतहा दौरे किए हैं, इलेक्शन के समय, इलेक्शन के बाद भी पार्टी के काम के लिए। मैंने जो वहां देखा, गुर्बत देखी, और गुर्बत का कारण कौन था? जाहिर है दो तीन बड़े परिवार जो थे वही गुर्बत का कारण थी, इसलिए कि उन लोगों की वजह से ही वहां गुर्बत रह गई थी। आज खुशगवार माहौल में जी रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर बेहतर जिंदगी हो रही है, और सरकारी निजाम से जो पहुंचना चाहिए था उनको, जो कभी जिससे वो जो कभी पहुंच नहीं पाया, आज वो पहुंच रहा है। तो लोग वहां कुछ, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म पे, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अजय जी कह रहे हैं कि पार्टियों को भी साथ बैठकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ये भी तो होगा ना एजेंडे में, सबका हिसाब होगा तो आतंक का भी तो हिसाब होगा। बिल्कुल, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि हम तो आतंक को खत्म करने के लिए हमें सहयोग चाहिए। अब चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार से मुझे यही उम्मीद है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शाने बशाना हाथ से पकड़ के आगे चलेगी, ताकि टेररिज्म का खात्मा करे, और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो हमने जो पिछले 5 सालों में क्रिएट किया है, उसको वहां पर फिर से पूरे प्रदेश में उसी तरह से नाफिज करे, ताकि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो और टेररिज्म का खात्मा हो। लेकिन आज के दिन में, जैसा सरीन साहब भी कह रहे थे, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कि मिलिट्री एक्टिविटीज वहां ज्यादा बढ़ जा सकती है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं कि वहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने। लेकिन इनको बताना चाहता